गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं चित्रांश श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपीडिया में। हम लोगों का करंट अफेयर्स का सीरीज चल रहा है और उस सीरीज का अगला लेक्चर है जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 25 नवंबर 2022 का करंट अफेयर्स। तो चलिए देखते हैं क्या खास रहा देश विदेश में, क्या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से खास रहा। चलिए कवर करने की कोशिश करते हैं। आज की पहली खबर जो हमें देखने को मिलती है वुमेन्स के लिए, हमने देखा कि रिसेंट में कल एक डे सेलिब्रेट किया गया। 25 नवंबर के दिन एक दिन सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, वो दिन क्या था? वो दिन था इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट द वुमन। आज अगर हम लोग देखें कि वुमेन्स के अगेंस्ट जो वायलेंस है एक वो भी क्या है, बड़ा कंसर्निंग मैटर है। हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ इस पेट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर, मतलब पुरुष प्रधान समाज के अंदर, वुमेन्स को क्या समझा जाता है? एक मोड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन समझा जाता है। इस मोड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन समझने के चक्कर में हमें देखने को मिलता है कि वुमेन्स जो है उनको बहुत सारा फिजिकल, मेंटल मेंटल सेक्सुअल हरासमेंट हमें वुमेन्स के साथ क्या होता है देखने को मिलता है। तो इस डे के लिए अवेयरनेस, इस रूट कॉज के लिए अवेयरनेस पहुंचाने के लिए कॉमन पीपल तक हमने एक डे 25 नवंबर को क्या किया है, निर्धारित किया है, जिसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। अगर हम इसे देखें तो यह हमें कब देखने को मिला? हर साल 25 नवंबर को हम इसे क्या करते हैं, बनाते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं, जिसके अंदर वुमेन्स के अगेंस्ट जो हो रही वायलेंस है उसके बारे में हम क्या करते हैं, बात करते हैं। इस दिन को किस एजेंसी ने क्या किया है, डिक्लेयर किया है? तो इस दिन को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, मतलब यूएन जनरल असेंबली, उसने क्या किया है, आपका 1993 के अंदर क्या किया था, डिक्लेयर किया था। और 1993 से लेकर हर साल हम क्या कर रहे हैं, 25 नवंबर के दिन इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। अगर हम लोग देखें तो इसके अंदर किन चीजों के बारे में बात की गई है? इसमें बात की गई है कि जो जेंडर बेस्ड वायलेंस है, मतलब लिंग के बिहाफ पे जो क्या किया जाता है, क्राइम किया जाता है, वुमेन्स के अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन या बार्बरता बरती जाती है, उसके खिलाफ क्या करना है, अवेयरनेस, और उसके खिलाफ लॉ बनाना है, जिसमें फिजिकल, सेक्सुअल, साइकोलॉजिकल हार्म है जो वुमेन्स को पहुंचाया जाता है, उसके लिए काम किया जाता है। अगर हम इस साल की थीम देखें 2022 की इस इंटरनेशनल डे फॉर द वुमेन के लिए, तो इसकी थीम क्या है? यूनाइट एक्टिविज्म टू एंड द वायलेंस अगेंस्ट द वुमेन एंड गर्ल्स। हमें क्या करना है, एक साथ इकट्ठा होना है, एक्टिवेट करना है, मतलब इकट्ठा होकर काम करना है, और क्या करना है, हमारे यहां से इस पेट्रियार्कल सोसाइटी से हमें किस चीज को एंड करना है, वुमेन्स के अगेंस्ट या गर्ल्स के अगेंस्ट जो क्या है वायलेंस होता हुआ नजर आ रहा है, उसे हमें क्या करना है, खत्म करने की कोशिश करनी है और उसे एलिमिनेट करना है। ठीक है, ये आज की खबर होती है। अगली खबर जो हमें देखने को मिलती है वो कहां से देखने को मिलती है? वो देखने को मिलती है मलेशिया से। मलेशिया में एक नया पॉलिटिकल चेंज होता हुआ हमें नजर आया है। वहां पर हमें एक नए प्राइम मिनिस्टर अपनी सोन करते हुए नजर आ रहे हैं, वो अपनी शपथ लेते हुए नजर आ रहे हैं, जिनका नाम क्या है, अनवर इब्राहिम साहब जो हैं, उनको क्या अपॉइंट किया गया है, उन्होंने क्या लिया है, शपथ लिया है 10वें मलेशियन प्राइम मिनिस्टर के रूप में। मतलब जो अनवर इब्राहिम है उन्होंने 10वां मलेशियन प्राइम मिनिस्टर का क्या किया है, प्रभार ग्रहण किया है। अगर हम लोग देखें तो 24 तारीख के दिन उन्होंने क्या किया है, इस चीज की, इस पोस्ट की क्या की है, शपथ ली है। और कहीं ना कहीं इन्हें अपॉइंट किसने किया है, वहां के जो किंग हैं जिनका नाम क्या है, सुल्तान अब्दुल्ला, उन्होंने क्या किया है, इनको अपॉइंट किया है, उन्होंने इनको शपथ दिलवाई है। अगर हम लोग देखें तो अनवर जो है वो इसके पहले क्या हुआ करते थे, डेप्यूटी हुआ करते थे, मतलब सेकंड इन कमांड हुआ करते थे प्राइम मिनिस्टर के। ठीक है, तो ये हमें देखने को मिला कब, 1990 के अंदर। मलेशिया का कैपिटल हमें देखने को मिलता है कोलालंपुर। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि मलेशिया का कैपिटल क्या है। वही अगर हम करेंसी की बात करें तो हमें करेंसी क्या देखने को मिलती है, मलेशियन रिंगिट। ठीक है, तो ये यहाँ की करेंसी होती है। तो ये खबर क्या देखने को मिली है कि मलेशिया के जो नए प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है, आपके अनवर इब्राहिम साहब है। ये हमें क्या करना है, ध्यान रखना है, क्योंकि प्रीलिम्स में या फिर वन डे एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर। अगला खबर कवर करते हैं। अगली जो न्यूज है वो हमें देखने को मिलती है कहां से, वो हमें देखने को मिलती है आपका खादी एवं ग्राम उद्योग डिपार्टमेंट से,
वहां से देखने मिलती है। खादी ग्राम उद्योग से हमें देखने को मिलती है। हम लोग देखते हैं खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन जो है, उन्होंने क्या किया है, अपने नए सीईओ को क्या किया है, अपॉइंट किया है। और उस सीईओ के पद को ग्रहण किसने किया है, श्री विनीत कुमार ने क्या किया है, इसका चार्ज लिया है। तो हमें देखने को मिलता है खादी एंड ग्राम उद्योग ने क्या किया है, अपने नए सीईओ को अपॉइंट किया है, जिनका नाम क्या है आपका, श्री विनीत कुमार। अगर हम बात करें खादी ग्राम उद्योग क्या है, तो बेसिकली एक क्या है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, एमएसएमई, ठीक है। एमएसएमई जो है, ठीक है, उस मिनिस्ट्री के अंदर आता है और जो क्या करता है, ग्रास रूट लेवल के ऊपर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करते हुए इंडियन सेकेंडरी सेक्टर को क्या देता है, एक नया विजन देता है। हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने अपने कौन से ईयर की प्लानिंग में एमएसएमई या ग्रास रूट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को फोकस किया। तो हम लोग देखते हैं 1977 में जब आपकी क्या आती है, मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आती है, तब हम लोग पहली बार क्या कहते हैं, नेहरूज विजन ऑफ डेवलपमेंट को छोड़ के गांधीयन विजन ऑफ डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि नेहरू का विजन क्या था, नेहरू का विजन का डेवलपमेंट, नेहरू का डेवलपमेंट के लिए विजन क्या था, उनकी दृष्टि क्या थी। और हम गांधी की बात करते हैं तो गांधी जी की आपकी क्या है, डेवलपमेंट की दृष्टि या विजन क्या था। तो नेहरू का ऐसा मानना था कि अगर आप क्या कर देंगे, टॉप फ्लोर डेवलपमेंट कर देंगे, मतलब आप बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगा देंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना देंगे, बड़े शहरों को विकसित कर देंगे, तो अपने आप क्या होगा, ग्रास रूट पे मतलब गांव और गांव की इकोनॉमी अपने आप क्या होती हुई नजर आएगी, डेवलप होते हुए नजर आएगी। पर वहीं जब नेहरू आइडियोलॉजी 1947 से लेकर 1977 तक कुछ अच्छा काम, मतलब काम तो हुआ इसमें, पर ऐसा लेजेंडरी और आउटस्टैंडिंग काम नहीं कर पाई जो कि हमें देखने को मिला सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। तो हम लोगों ने क्या किया, हमने बोला कि हमारी इकोनॉमी जिस तरह की उस समय थी, उसमें हमें क्या चाहिए, ग्रास रूट पर भी डेवलपमेंट की जरूरत है। इसीलिए हम लोगों ने गांधी के प्रिंसिपल को ऑप्ट किया। गांधी का ऐसा मानना है कि आप क्या कीजिए, रूरल इकोनॉमी को डेवलप कर लीजिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को क्या कीजिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को क्या कीजिए, बना लीजिए, मतलब गांवों को आत्मनिर्भर बना दीजिए। गांव आत्मनिर्भर बनेंगे तो गांव से विलेज से क्या होगा, विलेज से पैसा पहुंचेगा आपके तहसील के अंदर, और तहसील से डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट से आपका कहीं ना कहीं जो आपके मेट्रोपोलियन महानगर हैं वहां का भी विकास हो जाएगा। तो यह आइडियोलॉजी क्या होती है आपकी, गांधीयन। तो इसी आइडियोलॉजी को के तहत हम लोगों ने क्या किया था, खादी एवं ग्राम उद्योग कमीशन जो है उसको अपॉइंट किया था। तो उसी के नए चेयरमैन के रूप में आपको किसको देखने को मिला, श्री विनीत कुमार को देखने को मिला। विनीत कुमार साहब ने कहां सर्व किया है, तो उन्होंने इसके पहले एज ए चेयरमैन सर्व किया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, जो कि कहां पर है, कलकत्ता के अंदर है, उसके अंदर इन्होंने क्या किया है, अपनी सर्विसेज दी है। चलिए देखते हैं आगे हमें क्या देखने को मिलता है। अगली जो खबर हमें देखने को मिलती है वह हमें देखने को मिलती है फुटबॉल से। फुटबॉल में हमें एक खबर देखने को मिलती है, उसमें यह देखने को मिला कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि किसकी तरफ से खेलते हैं, जो कि पुर्तगाल की तरफ से खेलते हैं, उन्होंने क्या किया है, 5 वर्ल्ड कप में क्या किए हैं, आपका गोल मार दिए हैं। मतलब ये पहले ऐसे खिलाड़ी बने जिन्होंने 5 वर्ल्ड कप में अपना क्या किया है, स्कोर किया है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि अभी क्या चल रहा है, आपका वर्ल्ड कप चल रहा है कहां पर, कतर में। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप कतर में चल रहा है, जिसमें एक मैच था, ठीक है, किसके, पुर्तगाल का एक मैच था, किसके खिलाफ, घाना के खिलाफ। वहां पे वो क्या करते हैं, अपना पहले मैच के अंदर 5वां गोल हिट करते हैं। ठीक है, तो ये देखते हैं, ऐसा नहीं है कि पहले खिलाड़ी बने, इसके पहले भी एक कारनामा और भी लोग कर चुके हैं, पर हम लोग देखते हैं वो सब क्या है, फीमेल है, वो कि यहाँ है वुमेन्स है। ठीक है, तो ये क्या बने, पहले मेल खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने क्या किया है, 5 कंसेक्यूटिव वर्ल्ड कप में गोल हिट किया है। अगर हम लोग देखें तो इसके पहले कारनामा 2019 के अंदर कौन कर चुका था, मार्ता कर चुके थे। उसके पहले अगर हम लोग देखें इसी साल एक और इंसान ने क्या किया है, यही 5 गोल हिट करने वाला कारनामा हिट किया, जिनका नाम क्या है, क्रिस्टीन सिंचेर। इन्होंने भी क्या किया है, इस गोल को हिट किया है। अगर हम लोग देखें तो इन्हीं के जो मेल खिलाड़ी है, जिसमें हम मेसी की बात कर लेते हैं, ठीक है, कोल्से की बात कर लेते हैं, पेल्से की बात कर लेते हैं, ठीक है, स्टीलर की बात कर लेते हैं, इन लोगों ने क्या किया है, 4 वर्ल्ड कप में स्कोर करने का रिकॉर्ड है। 5th वर्ल्ड कप में सबसे पहले जो 5 वर्ल्ड कप में कॉन्जिक्यूटिवली जो गोल मारने का रिकॉर्ड है पहले खिलाड़ी का, वो किसको मिला है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मिला है, जो कि पुर्तगाल की तरफ से क्या करते हैं, अपना मैच खेलते हैं। पुर्तगाल की टीम के क्या है, बड़े प्लेयर हैं। अगला खबर हम लोग देखते हैं, वो देखने को मिलता है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन।
इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन जो है उसकी 22nd काउंसिल, मिनिस्ट्रियल काउंसिल क्या होती है, आपको होती हुई नजर आती है। और वो कहां होती हुई नजर आती है, वो आपका ढाका बांग्लादेश के अंदर होती हुई नजर आती है। इसके अंदर जो इंडिया की तरफ से डेलीगेट थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है वो कौन है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ठीक है, मतलब ये कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, ठीक है, जो कि एक्सटर्नल अफेयर के हैं, जिनका नाम क्या है, डॉक्टर राजकुमार राजन सिंह। इन्होंने क्या किया है, इस इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के अंदर क्या किया है, आपका पार्टिसिपेट किया, जो कि बांग्लादेश में हो रहा है। इसमें इन लोगों ने क्या किया है, एक प्रॉमिस किया है, किस चीज को प्रमोट करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए इंडिया ने क्या किया है, एक बड़ा स्टेप लिया है। वो स्टेप किस लिया है, किस चीज को स्ट्रेंथन करना है, किस चीज को आगे बढ़ाना है, ठीक है। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के थ्रू हमें प्रमोट करना है पीस, सिक्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी को, कहां पर, इंडियन ओशियन रीजन के अंदर और इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर। देखिए सीधी सी बात है कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो तीन तरफ से क्या है, समुद्र से घिरी हुई है। इधर इंडियन ओशियन आ जाता है, इधर पैसिफिक आ जाता है। इन दोनों ओशियंस में अगर पीस होगी तो कहीं ना कहीं अच्छा बिजनेस क्या होगा, प्रोपोगेट होगा, कहीं ना कहीं सारे नेशंस का डेवलपमेंट होगा और इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। तो इस इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के अंदर इंडिया ने क्या किया है, प्रॉमिस किया है कि हम क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे शांति बनाए रखें हम इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन रीजन के अंदर, इनकी सिक्योरिटी को इंश्योर करें, कोई गलत काम ना हो, टेररिज्म ना हो, ठीक है, ब्लैक मार्केटिंग ना हो, ठीक है, साथ साथ में इसकी प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाने के लिए हम क्या करने वाले हैं, काम करने वाले हैं। चलिए तो अगली खबर को कवर करने की कोशिश करते हैं। अगली खबर जो हमें देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है आपका एजुकेशन की फील्ड से या जॉब अपॉर्चुनिटी की फील्ड से। इंडिया का वन ऑफ द लीजेंडरी इंस्टीट्यूट जिसे हम आईआईटी दिल्ली के नाम से जानते हैं, आईआईटी दिल्ली के नाम से जानते हैं, उसको क्या किया गया है, 50 देशों की 50 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, उसके अंदर क्या मिला है, उसे स्पेस मिला है। अगर हम लोग देखें तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग, ठीक है, इसके अंदर क्या मिला है, टॉप 50 इंस्टीट्यूशन के अंदर इसे स्पेस मिला है। अगर हम लोग देखें तो इस पूरे के पूरे जो लिस्ट है इसको इशू कौन करता है, तो इस पूरी की पूरी इंस्टीट्यूट की लिस्ट को आपका इशू करता है एक यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जिसका जो कि हायर एजुकेशन को क्या करता है, आपका स्टडी करता है। टाइम्स हायर एजुकेशन जो है उसको जो है वो इशू करता है। टाइम्स, आपने मैगजीन का नाम सुना होगा, उनका ये एक वेंचर है जिसने इस लिस्ट को इशू किया है, जिसमें आपका इंडिया का आईआईटी दिल्ली जो है उसको जॉब सीकिंग एक क्या बोला है, ऑर्गेनाइजेशन, एक यूनिवर्सिटी के नाम पे बताया। इसमें अगर हम लोग देखें तो पहले नंबर पे क्या है, मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी जो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, अगला कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट है, उसके बाद हम देखते हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का जो टेक्निकल एजुकेशन ग्रुप है वो इसके अंदर क्या करते हैं, टॉप 3 पोजीशंस को ऑक्यूपाई करते हैं। अगला बात करते हैं, अगला जो खबर हमें देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है आपका मोदी जी से। मोदी जी की अगर बात करें तो मोदी जी इस साल भी सबसे पॉपुलर लीडर की तरह क्या हो रहे हैं, प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं। एक एजेंसी है, एक कंसल्टिंग फर्म है यूएस बेस्ड, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट बेस्ड एक कंसल्टिंग फर्म है जिसका नाम है मॉर्निंग कंसल्ट। उसने क्या किया है, ग्लोबल लीडर्स के ऊपर सर्वे करके क्या किया है, सबसे पावरफुल जो लीडर्स हैं वर्ल्ड के, सबसे पावरफुल पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनकी एक लिस्ट जारी की है जिसके अंदर 77% ऑफ वोट पाकर आपके हमारे जो प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो इसमें पहले स्थान को क्या किया है, उन्होंने गेन किया है। अगर हम लोग देखें तो हमें क्या देखने को मिला है, इसमें जो सेकंड जो पोजीशन है वो किनको मिली है, वो मिली है मैक्सिको के प्रेसिडेंट को, ठीक है, जिनका नाम क्या है, एंड्रेस मैनुअल लेपोस एब्राडोर, ठीक है, एब्राडोर साहब को क्या मिली है, सेकंड पोजीशन मिली है, ठीक है। उसकी के बाद जो थर्ड पोजीशन पे आते हैं वो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर आते हैं जिनका नाम क्या है, एंटोनी एल्बनीज, ठीक है, एल्बनीज साहब जो है, एंटोनी एल्बनीज साहब जो है, उनको थर्ड पोजीशन मिली है। वहीं अगर हम बात करें यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक, उनको यहां पे क्या दिया गया है, 10th पोजीशन पे रखा गया है, ठीक है। तो यह हमें देखने को मिली अगली खबर। अगली बात करते हैं, नेक्स्ट जो खबर हम लोगों को देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है एयरटेल पेमेंट बैंक से। एयरटेल पेमेंट बैंक, अब पहले दिमाग में क्वेश्चन आता है कि पेमेंट बैंक क्या होता है। तो पेमेंट बैंक बेसिकली अगर हम लोग देखें तो एक वेंचर था, ठीक है। चलिए अगली साइड पे चल के हम इसको कवर करते हैं, पहले पेमेंट बैंक को, और फिर हम क्या बात करते हैं, इस पेमेंट बैंक के न्यूज को कवर करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि एयरटेल पेमेंट बैंक क्या है। तो एयरटेल पेमेंट बैंक बेसिकली एक वेंचर है जिसे
आरबीआई ने कब अप्रूव किया? 5 जनवरी 2022 को अप्रूव किया। अगर हम देखें एयरटेल पेमेंट बैंक या पेमेंट बैंक का स्ट्रक्चर क्या है, तो बेसिकली हम लोग देखें तो हमारी इंडियन इकोनॉमी में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम बैंकिंग सेक्टर से के साथ ये थी, वो थी फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है साहब? फाइनेंशियल इंक्लूजन की अगर डेफिनेशन की बात करें तो फाइनेंशियल इंक्लूजन ऐसा बोलता है कि जब आप क्या करते हैं, जब गवर्नमेंट या उस सेंट्रल बैंक क्या चाहती है, बैंकिंग फैसिलिटीज को ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाने की कोशिश करती है, तो वो क्या कहलाता है? आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन। मतलब ग्रास रूट लेवल तक, मतलब हर एक आदमी उसका क्या हो, बैंक में अकाउंट हो। जैसे हम लोगों ने देखा कि एक लेजेंडरी स्कीम आई थी जिसका नाम क्या है? जनधन योजना। अब जनधन योजना क्या थी? इस जनधन योजना ने क्या किया? जीरो बैलेंस, मतलब बेसिक अकाउंट क्या किया? जीरो बैलेंस या बेसिक अकाउंट क्या किया? ओपन किया, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या किया? हर एक इंडिविजुअल फैमिली को, हर एक फैमिली को क्या किया? आपका एक बैंक अकाउंट से क्या किया? जोड़ा। तो जब हम क्या करते हैं, बैंकिंग फैसिलिटी को हर एक इंडिविजुअल तक, हर एक फैमिली तक टारगेट करने का कोशिश करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो इस फाइनेंशियल इंक्लूजन को फैलाने के लिए आपका आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिलकर एक नया वेंचर लेके आया, जो कि आरबीआई एक्ट 1934 के थ्रू अप्रूव किया गया। उस वेंचर को हमने क्या नाम दिया? आपका पेमेंट बैंक नाम दिया। अब पेमेंट बैंक की खास बात है, पेमेंट बैंक बेसिकली सिर्फ और सिर्फ क्या करता है? वो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता है। मतलब वो किसी भी तरह का, चाहे वो डिमांड डिपॉजिट हो, चाहे वो टर्म डिपॉजिट हो, है ना। मतलब ना तो वो सेविंग अकाउंट खोलेगा, ना ही वो करंट अकाउंट खोलेगा, ठीक है, ना ही वो क्या करेगा, टर्म डिपॉजिट की बात करें तो ना ही वो एफडी करेगा। मतलब वो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करेगा, बस समां वो क्या करेगा? आपका लोन प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा, और जो लोन मिलेगा वो भी क्या होगा? स्मॉल, 1 लाख रुपए तक का आप लोन यहां से ले सकते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर जो था, जिससे हम क्या चाहते थे, बेसिक पीपल को क्या करें, ग्रास रूट लेवल की पीपल को क्या करें, अपन बैंक से जोड़ें, वो क्या कहलाता है? आपका पेमेंट बैंक कहलाता है। एयरटेल पेमेंट बैंक की अगर बात करें तो इसको हमने क्या किया है? 5 जनवरी 2022 को मान्यता दी है, ठीक है। इसके जो सीईओ हैं उनका नाम क्या है? अनुब्रता विश्वास साहब है, जिन्होंने 24 मई 2018 से अपना कार्यभार ग्रहण किया हुआ, जो आज तक सीईओ हैं। इसका हेडक्वार्टर हमें दिल्ली में देखने को मिलता है, और इसको कब बनाया गया है? 1 अप्रैल 2010 में बनाया गया था, ठीक है। और किसकी एजेंसी है ये? तो अगर हम देखें तो ये आपको देखने को मिली है, भारतीय एयरटेल जो कंपनी है, जो हमें क्या करती है? टेलीकम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है, उसका एक क्या है? एक वेंचर है। अब बात करते हैं कि इसकी खबर क्या थी। तो इसकी जो न्यूज है वो हमें देखने को मिली कि एयरटेल बैंक ने पहली बार अकाउंट खोलने के लिए, एक अच्छे से अकाउंट खोलने के लिए, एक कन्वीनियंस अकाउंट खोलने के लिए क्या चालू किया है? फेस ऑथेंटिकेशन चालू किया है। मतलब आप कुछ मत कीजिए, आपको क्या करना है भाई? फोटो डॉक्यूमेंट करने देने की जरूरत नहीं है, आप आपका फेस दिखाइए, आप अपनी ऑथेंटिसिटी दीजिए, और उससे क्या मिल जाएगा? आपको अकाउंट मिल जाएगा। एयरटेल पेमेंट बैंक दुनिया का, मतलब इंडिया का ऐसा पहला बैंक बन चुका है जिसने क्या किया है? ये फैसिलिटी प्रोवाइड की है। तो ये हमें देखने को मिल रहा है। तो हमें समझ में आया पेटीएम बैंक क्या होता है, ठीक है, सॉरी पेमेंट बैंक क्या होता है, और पेमेंट बैंक में हमें यह भी समझ में आया कि एयरटेल पेमेंट बैंक कब बना और उसके अंदर क्या क्या बातें हमें देखने को मिली। चलिए अगली खबर पर देखते हैं। अगली खबर जो हमें देखने को मिलती है वो G20 समिट से देखने को मिलती है। हमें पता है कि रिसेंट में इंडिया को क्या मिला है? 2023 में होने वाले G20 जो समिट है उसकी प्रेसिडेंटशिप मिली है, ठीक है, उसकी अध्यक्षता मिली है। तो उसकी अध्यक्षता के लिए जो पहली मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है G20 की, जिसे हम क्या बोलते हैं? शेरपा मीटिंग बोलते हैं ऑफ G20 शेरपा मीटिंग बोलते हैं। वो कहां ऑर्गेनाइज की गई? आपका उदयपुर में ऑर्गेनाइज की गई, ठीक है। जो कब से कब तक होगी? 4 दिसंबर से लेकर 7 दिसंबर तक क्या होगा? इस मीटिंग को कंडक्ट किया जाएगा, जिसके अंदर क्या किया जाएगा? जिसके अंदर प्रिपरेशन किया जाएगा कि किस तरह से जो अगला G20 है उसमें काम किया जाए। साथ साथ में इस मीटिंग का एम रहेगा किस चीज का? आपका ग्रोथ को आगे बढ़ाने का, और बिल्डिंग बॉन्ड्स किसके बीच में? इन 20 नेशंस के बीच में। हमें पता है कि ये जो G20 है इसके अंदर क्या है? आपका 19 कंट्रीज प्लस एक यूनियन, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? यूरोपियन यूनियन के नाम से जानते हैं। ये 20 ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या करते हैं? G20 समिट के अंदर आते हैं। इनके अंदर क्या करना है? हमें ग्रोथ को किस तरह से बढ़ाना है, और इन सब 20 कंट्री के बीच में बिल्डिंग बॉन्ड को किस तरह, इनके बीच में कौन कौन से बॉन्ड हो सकते हैं? ये हो सकते हैं आपका इकोनॉमिक बॉन्ड, सोशल बॉन्ड, कल्चरल बॉन्ड,
ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉन्ड, इनको किस तरह से स्ट्रॉन्ग करना है उसके लिए हम काम करेंगे। ठीक है, तो ये हमें समझ में आया। अब दिमाग में एक बात आती है कि शेरपा क्या है, शेरपा शब्द का मतलब क्या होता है। तो बेसिकली अगर इस शब्द की बात करें शेरपा, तो शेरपा जो शब्द है वो बेसिकली उन लोगों के लिए यूज होता है जो कि हिमालय रीजन में रहा करते हैं। ठीक है, हिमालय के कौन से रीजन के अंदर अगर बात करें तो तिब्बत और नेपाल रीजन के ट्राइबल पीपल जो है उनके लिए शेरपा शब्द यूज होता है। पर अगर हम लोग देखें तो G20 के कंसर्न में शेरपा का मतलब क्या है, तो बेसिकली G20 के कंसर्न में शेरपा का मतलब यह है कि शेरपा वो लोग हैं जो वो रिप्रेजेंटेटिव हैं कंट्रीज के जो कि G20 सबमिट होने से पहले उसकी प्लानिंग प्लॉटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या कर रहे हैं, निर्वहित कर रहे हैं, मतलब उसको इंपार्ट कर रहे हैं। वो लोग क्या करते हैं, कहलाते हैं आपके शेरपा कहलाते हैं। तो उन रिप्रेजेंटेटिव की मीटिंग हुई है आपका उदयपुर में, पहली बार होने वाली है, जो कि आपको कब से कब तक देखने को मिलेगी, 4 से 7 दिसंबर 2022 तक देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये सबसे पहले प्रिलिमिनरी, सबसे पहली मीटिंग होगी G20 सबमिट के पहले। तो चलिए आज के लिए इतना काफी था। ठीक है, आज के जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो हम लोगों ने कवर की, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखने को मिली। हैव अ ग्रेट टाइम, मिलते हैं कल इसी समय इसी चैनल के ऊपर। बाय बाय।